नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और प्रमुख शासकों को हम पूरा पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के जो शासक थे वो देख लिए थे, मौर्य वंश के पतन के कारण देख लिए थे, किस विद्वान ने और किन किन कारणों को मौर्य वंश का पतन होना माना, वो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। ठीक है, आज हम मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते हैं प्रशासन से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना, अच्छे से समझना। कंसेप्ट है यहाँ पर पूरा। कुछ पदाधिकारियों के जो नाम पूछे जाते हैं वो जरूर फैक्चुअल है, बाकी पूरा कंसेप्ट है, बढ़िया तरीके से समझना तो सारी चीज़ें यहीं कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मौर्यकालीन मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन। देखो, मौर्यकालीन प्रशासन में हम क्या देखेंगे। एक तो हम देखेंगे इसका प्रशासन का स्तरीकरण करेंगे, है ना। प्रशासन का स्तरीकरण करेंगे। ठीक है, प्रशासन का स्तरीकरण करेंगे। प्रशासन के स्तरीकरण में हम दो चीज देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि विशेषताएं क्या हैं, मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताएं हम देखेंगे, कुछ बेसिक विशेषताएं। और उसके बाद हम देखेंगे स्तरीकरण में हम देखेंगे कि स्तरीकरण करेंगे इसमें ना। स्तरीकरण स्तरीकरण में हमारे हो जाएंगे, एक तो केंद्रीय प्रशासन देखेंगे, है ना। केंद्रीय प्रशासन देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन। तीसरा हम देखेंगे नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन। और एक हम इसमें देखेंगे ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से जब हम डिवाइडेशन करते हैं ना, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे पहले एक को इसको याद करो, फिर इसको याद करो, फिर इसको याद करो, इसको याद करो। 4 टुकड़ों में आप याद करोगे ना तो ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। और आप एक साथ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए, इसको पढ़ दिया, इसको पढ़ दिया, इसको पढ़ दिया, इसको पढ़ दिया, तो कुछ याद नहीं होगा, है ना। इसलिए आप एक ऐसे टुकड़ों में याद करो। पहले विशेषताएं याद कर लो, विशेषताएं कंफर्म हो गई तो फिर इसको साइड में रखो, फिर इस पे आ जाओ। इसको याद करो, फिर ये साइड में हो गया। फिर इसको याद करो, फिर इसको याद करो, इसको याद करो। फिर ओवरऑल पूरे को एक बार मेमोराइज करो, देखें मैंने क्या क्या पढ़ा। बस इस प्रकार से टॉपिक तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो हुआ प्रशासन। तीसरा हम इसमें देखेंगे राजस्व प्रशासन भी देखेंगे हम, है ना, कि आखिर इनका राजस्व प्रशासन कैसा था। राजस्व प्रशासन देख लेंगे। और एक हम इसमें जो है आर्थिक प्रशासन देख लेंगे। आर्थिक प्रशासन, है ना, आर्थिक प्रशासन देखेंगे। और एक इनका न्याय प्रशासन देख लेंगे। ठीक है, न्याय प्रशासन देख लेंगे, न्याय प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन देखेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी पोर्शन से सवाल पूछा जा सकता है। सारे के सारे पोर्शन महत्वपूर्ण है ना। मौर्य काल पूरा ही महत्वपूर्ण है। मौर्य काल, गुप्त काल, इन दोनों से सवाल आना तय है, ये मान के चलना। हाँ, एक एक दो दो सवाल पक्का आएंगे, है ना। तो ठीक है, अब मैंने ये बना दिया है। अब मैं विशेषताओं पे आता हूँ सीधा, और एक एक विशेषताओं को हम करते हैं कि मौर्य प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं थी। और फिर हम जो है यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन पर आ जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में भी हम जो है शासक को देखेंगे, फिर शासक की मंत्री परिषद होती थी, मंत्रिमंडल या जो भी होता था वो देखेंगे, है ना। इस प्रकार से हम एक एक चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बनाएं डायग्राम को, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और विशेषताओं से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, और एक एक विशेषताओं की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले विशेषताओं को ऐसे बोल के बताना चाहूँ तो विशेषताएं जो हैं इसकी ये थी कि मौर्य जो प्रशासन था वो एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली
वाला राज्य था, है ना। यहाँ पे केंद्रित अत्यंत केंद्रीय शासन प्रणालियाँ थी, जिसमें जो शासन की जो शक्ति होती थी वो केंद्र के पास अधिक होती थी। प्रांत प्रांत मंडल या नगरीय जो प्रशासन होते थे उनके पास शासन की कोई शक्ति नहीं होती थी, है ना। शासन शक्ति यहाँ पर होती थी सारी की सारी, इनके पास कोई शासन की शक्ति नहीं होती थी, ठीक है। ऐसा हमको मिलता है। भंडारकर साहब हमें बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका शासन जो था वो एक पुलिस राज्य के जैसा था, पुलिस राज्य के जैसा था। जबकि अशोक का जो अशोक की जो शासन प्रणाली थी वो अ, राजकीय निरंकुशवाद शासन प्रणाली जैसी थी, ठीक है। अशोक की शासन प्रणाली कैसी थी? राजकीय निरंकुशवाद जैसी प्रणाली थी, ऐसा हमको मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो इनका जो प्रशासन था मौर्यों का वो अ, एक कल्याणकारी राज्य की भावना पर आधारित था, है ना। कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श था वो उसको स्थापित करना मौर्य प्रशासन का उद्देश्य था एक प्रकार से, है ना। जिसका प्रमाण यदि हम देना चाहें तो सीधा इनके मिलता है हमको। जैसे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य प्रथम अधिकरण में ही कहता है कि प्रजा का सुख व कल्याण ही राजा का सुख व कल्याण होता है ना। प्रजा का सुख व कल्याण ही राजा का सुख व कल्याण होता है ना। ऐसी बात मिलती है। इसके अलावा हमको कौटिल्य जो है हमने यहाँ पे एक चीज़ और हम लिखेंगे यहाँ पे परिचय में, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत, है ना, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा। तो कौटिल्य हमें एक बात और बताता है, दूसरे अधिकरण में वो कहता है कि जो राजा होता है वो एक पिता की तरह होता है और उसको जनता का कल्याण और जनता की सुरक्षा और संरक्षण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का करता है ना। ऐसा कौन कहता है? कौटिल्य कहता है अपने अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में। अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण हैं, ठीक है। और अब अशोक की बात करें तो अशोक ने भी अपने कलिंग प्रज्ञप्ति में क्या कहा है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ये कलिंग प्रज्ञप्ति में कहा। वहीं छठे बृहद शिलालेख में उसने कहा कि सर्वजन का कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो ये बेसिक विशेषताएं ऐसा बताती हैं कि मौर्यों का जो राजत्व सिद्धांत था या मौर्यों की जो शासन प्रणाली थी वो पितृ परक थी, है ना, पितृत्व पर आधारित थी, ठीक है। मतलब एक पिता जो अपने बच्चों का संरक्षण करता है, ठीक उसी प्रकार की शासन व्यवस्था इन लोगों की रही थी, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे एक बेसिक विशेषताओं में हम लिखेंगे, ठीक है। और रोमिला थापर तो ये कहती हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन था वो त्रिस्तरीय था, है ना। मौर्यों का जो प्रशासन था वो त्रिस्तरीय था और एकता का बड़ा यहाँ पे अभाव रहता था, मतलब राष्ट्रीय एकता का अभाव यहाँ पे रहता था। ये बात रोमिला थापर बताती हैं। वो 3 स्तर बताती हैं, उन तीनों स्तरों की हम बात करेंगे। एक तो केंद्र स्तर बताती है, एक क्रोड भाग बताती है और एक परिधीय केंद्र बताती है। उनकी बात हम करेंगे। पहले हम इन जो मैंने 3-4 विशेषताएं पहले बताई उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसकी बात अगले उस पर करेंगे। चलो, मैं बेसिक विशेषताओं को मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा। पहले मैं यहाँ पे मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत लिख देना चाहता हूँ ना। जानकारी के स्रोत क्या है? देखिए, जानकारी के स्रोत की बात करें हम तो विद्यार्थियों इसमें हमको जानकारी के स्रोत में 2-3-4 ग्रंथ प्रमुख रूप से मिलते हैं। एक तो अशोक का अभिलेख तो है ही है ना, अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख। नंबर 2, रुद्रदामन का अभिलेख भी है ना, रुद्रदामन का अभिलेख, है ना।
रुद्रदामन का अभिलेख। नंबर 3 पे मैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की बात कर सकता हूँ। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं हम, ये तो महत्वपूर्ण है ही। और नंबर 4 पे मैगस्थनीज कृत इंडिका, ठीक है, मैगस्थनीज कृत इंडिका, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये 4 मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत हैं जो हमको प्रशासन की जानकारी देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेसिक विशेषताओं की, आखिर इनकी बेसिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, बात करें हम पहली विशेषता, तो मौर्यों का जो मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। अत्यंत केंद्रीकृत था। मौर्य प्रशासन जो था वो अत्यंत केंद्रीकृत था, अर्थात जो शासन की शक्तियां थी वो सीधे यहाँ पर केंद्रित थी, इन लोगों के पास कम थी। जबकि रोमिला थापर 3 जगह बताती है ना, रोमिला थापर की बातों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नजर आएगी, लेकिन जो बेसिक विशेषताएं हैं वो ये हैं। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, अर्थात प्रशासन की सभी शक्तियां अर्थात प्रशासन की सभी शक्तियां केंद्र के पास रहती थी, केंद्र के पास रहती थी। प्रांत मंडल व नगरीय प्रशासन के पास, प्रांत मंडल व नगरीय प्रशासन के पास शक्तियों का अभाव था, ठीक है, शक्तियों का अभाव था, ठीक है। प्रांत मंडल व नगरीय प्रशासन के पास शक्तियों का अभाव था। लेकिन जो एक बड़े विद्वान हुए हैं हमारे, पाश्चात्य विद्वान नजर आते हैं, जेनल फुसमान इस मत का खंडन करते हैं, है ना। हम आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जेनल फुसमान, ठीक है, जेनल फुसमान इस मत का खंडन करते हैं, ठीक है, इस मत का खंडन करते हैं, ठीक है, जेनल फुसमान इस मत का खंडन करते हैं। दूसरी बात हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, भंडारकर महोदय क्या कहते हैं, है ना। भंडारकर के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था वो पुलिस राज्य पर आधारित था, जबकि अशोक का जो प्रशासन था वो एक निरंकुश लोक कल्याणकारी निरंकुशवाद पर आधारित था, है ना। यहाँ पे लिखेंगे भंडारकर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन पुलिस राज्य पर आधारित था, पुलिस राज्य ना या पुलिस प्रणाली पर आधारित था। वहीं अशोक का प्रशासन
प्रशासन, अशोक का जो प्रशासन था वो कल्याणकारी निरंकुशवाद पर आधारित था ना, कल्याणकारी, सॉरी, कल्याणकारी निरंकुशवाद पर आधारित था। ठीक है, कल्याणकारी निरंकुशवाद पर आधारित था, भंडारकर साहब ऐसा बताते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रशासन था वास्तव में एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित करने वाला था, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित करने वाला था। वो भी बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। मौर्य प्रशासन, ठीक है, तीसरे पॉइंट के रूप में आप लिखिए कि मौर्य प्रशासन एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को, मौर्य प्रशासन एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित करने वाला राज्य, करने वाला प्रशासन था ना, स्थापित करने वाला प्रशासन था, है ना, प्रशासन था जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। और अब हम आते हैं कि आखिर कौन कौन से तर्क दे सकते हैं जो ये सिद्ध करें कि मौर्य प्रशासन कल्याणकारी राज्य की भावना पर आधारित था या कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित करना चाहता था। ठीक है, आप इसको बढ़िया से उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं आगे, और फिर हम एक एक बिंदु की बात करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। यदि नहीं आ रहा हो तो कृपया करके कमेंट कर देना, ताकि मैं और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं इसी गति से चलता रहूंगा, है ना। तो आप कमेंट करें कि आपको क्या आवश्यकता है ना। भाई, आप यदि एक दुकानदार के दुकान के आगे जाके खड़े हो जाएं और कुछ मांगे नहीं, तो बेचारा वो क्या देगा, क्या ही देगा बताओ। अपना जो बेशकीमती माल है वो तो कभी नहीं देगा, ये तय बात मानना आप, है ना। वो वही देगा जो बेसिक चीज है, सामान्य चीज होगी तो वो उठा के दे देगा कि भाई ले जा, कुछ भी नहीं मांग रहा तो ले जा। और आप जाके जब विशिष्ट चीज मांगोगे ना, तो फिर वो विशिष्ट चीज निकाल के देगा। आम आदमी को तो वो विशिष्ट चीज नहीं देगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप समझ रहे होंगे दुकानदार कौन है, वो विशिष्ट चीज क्या है, और ग्राहक कौन है, वो दुकान क्या है। ठीक है, तो आप समझना हमारी भावनाओं को, और आप अपने स्तर पे देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो वो तर्क कौन कौन से हैं। प्रथम अधिकरण में कौटिल्य कहता है कि एक जो प्रजा का सुख व कल्याण ही राजा का सुख व कल्याण होता है। यह बात हमको मिलती है किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में। ठीक है, हम यहाँ में लिखेंगे एक नंबर पर कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में लिखा है कि प्रजा का सुख व कल्याण ही
राजा का सुख व कल्याण होता है। राजा का सुख व कल्याण होता है। ठीक है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में लिखा है कि प्रजा का सुख व कल्याण ही राजा का सुख व कल्याण होता है। ठीक है, बात नंबर 2, वही कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे द्वितीय अधिकरण में। ठीक है, द्वितीय अधिकरण में कौटिल्य लिखता है कि प्रजा राजा को एक पिता की भांति अपने प्रजा की सुरक्षा व संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा मत यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरे अधिकरण के अनुसार, है ना, दूसरे अधिकरण के अनुसार। ठीक है, दूसरा अधिकरण किसका, ये कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की बात चल रही है, ध्यान रखना, के अनुसार राजा को पिता के समान जनता की सुरक्षा व संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें साफ जाहिर हो रही हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो एक कल्याणकारी राज्य का एक बड़ा उदाहरण था, है ना। तीसरी बात हम यहाँ पे लिखेंगे कलिंग प्रज्ञप्ति के अनुसार, है ना। अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है ना। कौन कह रहा है ऐसा? अशोक, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, ऐसा कलिंग प्रज्ञप्ति में बताया है किसने? अशोक ने, कलिंग प्रज्ञप्ति। ठीक है, कलिंग प्रज्ञप्ति। तो कलिंग प्रज्ञप्ति में अशोक स्वयं कहता है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, और एक बात और हमको मिलती है 6वें बृहद शिलालेख में, है ना, सॉरी 6वें शिलालेख में मिलती है। 6वें शिलालेख में हमको क्या मिलता है? अशोक कह रहा है कि सर्वजन का कल्याण ही राजा का कर्तव्य होता है, या मेरा कर्तव्य है। सर्वजन का कल्याण ही मेरा मतलब अशोक कह रहा है ना, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, सर्वजन का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। तो ये चारों तथ्य यह दर्शाते हैं कि वास्तव में मौर्य प्रशासन जो था वो लोक कल्याणकारी आदर्श को स्थापित करना चाहता था, और पितृपरक ये प्रशासन था ना, पितृ आधारित ये प्रशासन था, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन प्रणाली लोक कल्याणकारी आदर्श पर आधारित थी। लोक कल्याणकारी आदर्श पर आधारित थी, है ना। या हम इसको या इसे हम पितृपरक प्रणाली कह सकते हैं। पितृपरक प्रणाली कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, या इसे हम पितृपरक प्रणाली कह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार का सवाल बन सकता है। ऊपर की लाइन भी आ सकती है, नीचे की भी आ सकती है, बात एक ही है ना।
तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखती है। तो मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताओं में हम 3 विशेषता देख चुके हैं। चौथी विशेषता की बात करें तो रोमिला थापर जो हमको बताती हैं कि मौर्य जो साम्राज्य था उसमें शासन जो था वो त्रिस्तरीय था, और यहाँ पे एकता का बड़ा अभाव था ना, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। रोमिला थापर ने पहले भी बताया है कि अत्यंत केंद्रीकृत तो था, लेकिन राष्ट्रीय भावना का अभाव था, कि मतलब केंद्र के प्रति जो भावना होती है ना उसका अभाव था। क्यों? क्योंकि शासन 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसा यहाँ पे बताती है। बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्सी नजर आती है रोमिला थापर के विचारों में, है ना। बड़ा बारीक मामला है ना, इसको बढ़िया से समझना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नंबर 4 पे। 4 का तो खैर मैंने वहाँ पे हेडिंग डाली नहीं है, हम ऐसे लिख रहे हैं। 4 पे रखेंगे कि रोमिला थापर के अनुसार, रोमिला थापर के अनुसार मौर्य शासन मौर्य शासन व्यवस्था मौर्य शासन व्यवस्था मौर्य शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय थी, है ना। त्रिस्तरीय थी, जिसमें एकता का अभाव था। इसमें एकता का अभाव था। जिसमें एकता का अभाव था, ठीक है। इसमें एकता का अभाव था। अब देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसी थी, इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। रोमिला थापर ने डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर जो पुस्तक लिखी, उसमें इनकी शासन प्रणाली का जिक्र किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये पुस्तक है रोमिला थापर की, के अनुसार, है ना। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी वो कैसी थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था 3 स्तर जो रोमिला थापर ने बताए, वो कुछ यूं बताए कि 3 स्तर ये ऐसे बताए, है ना। ये जो केंद्र स्तर है इसको कहा नाभि केंद्र, है ना, नाभि केंद्र, है ना। नाभि केंद्र बताया एक तो, है ना, नाभि केंद्र। एक बताया कोड भाग, है ना, कोड भाग। और एक बताया परिधीय केंद्र, ठीक है, परिधीय केंद्र, ठीक है ना। इस प्रकार से नाभि केंद्र, ये शायद भी छोटा आएगा नाभि में, नाभि केंद्र, कोड भाग और परिधीय केंद्र, ये 3 भाग बताए रोमिला थापर ने। और जो नाभि केंद्र था वो अत्यंत शक्तिशाली था, है ना। सारी शक्ति जो थी वो नाभि केंद्र में ही थी, जो जिसका जो मुख्यालय हुआ करता था मगध में हुआ करता था, और पाटलिपुत्र भी हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद कौड़ भाग होता था और फिर परिधीय केंद्र होता था, ठीक है। जैसे मैं इसको यदि इस प्रकार से दर्शाना चाहूँ तो ये हो गया नाभि भाग, है ना। ये क्या हो गया? नाभि भाग हो गया, सॉरी, ये इसका कौड़ भाग हो गया, ये इसका परिधीय भाग हो गया। आप ऐसे समझ लें, ठीक है। इसको तो हम लिखेंगे नाभि, है ना, नाभि भाग। इसको हम लिख देंगे कोड, और इसको हम बता देंगे परिधीय, ठीक है, परिधीय। तो संपूर्ण शक्ति जो हुआ करती थी यहाँ पे हुआ करती थी इसमें, है ना। यहाँ पे थोड़ी कम शक्ति होती थी, ठीक, और यहाँ पे और भी कम हुआ करती थी। इस प्रकार से जो है शासन इनका 3 भागों में बटा हुआ था, त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। मैं एक एक भाग का थोड़ा थोड़ा वर्णन यहाँ पे करता हूँ, नाभि केंद्र का, कोड भाग का और परिधीय केंद्र का। नाभि केंद्र में दरअसल सॉरी, नाभि केंद्र जो था यहाँ पे रोमिला थापर बताती हैं कि इनका जो मुख्यालय हुआ करता था नाभि केंद्र का, वो पटना और मगध में होता था, और शासक जो था वो यहीं पे था, नौकरशाही पूरी यहीं पे थी, है ना, नौकरशाही पूरी यहीं पे थी, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली भाग
जो होता था ये नाभि केंद्र ही होता था, ये बात यहाँ पे बताती है। दूसरा भाग है कोड भाग, है ना। कोड भाग ये एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी राज्य के रूप में विकसित हो रहा था, है ना, राज्य के रूप में विकसित हो रहा था, जिसमें जैसे एक तो अवंती का जिक्र उन्होंने किया, एक आंध्रा का किया, है ना, कलिंग का किया, गांधार का किया, सौराष्ट्र का किया, ठीक है। तो ये थे, और ये जो क्षेत्र थे ना, ये अभी व्यापारिक क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, है ना, व्यापारिक व वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र थे, है ना। और परिधीय केंद्र की बात करें हम, परिधीय केंद्र में तो अभी बस जनजातीय प्रकार के ये क्षेत्र थे, और आदिवासी टाइप के मान लो आप, है ना, आदिवासी और जनजातीय थे, जिनका न तो अभी विकास हुआ था और न ही इनके संसाधनों का दोहन हुआ था, ऐसा यहाँ पे रोमिला थापर हमें बताती हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसको आप उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम इन तीनों क्षेत्रों का जिक्र अगली इस पे स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे की किस प्रकार से रोमिला थापर ने 3 स्तर इनके बताए हैं। ठीक है, फिर हम इसकी 5वीं विशेषता की बात करेंगे। 5वीं विशेषता भी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, और वहां से सवाल अक्सर आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने बता दिया है, और अब हम बात करते हैं एक एक भाग की। ठीक है, तो केंद्र भाग जो नाभि केंद्र है उसकी बात कर लेते हैं हम, है ना। नाभि केंद्र, नाभि केंद्र, ठीक है। तो विद्यार्थियों नाभि केंद्र में क्या आएगा? नाभि केंद्र में एक तो इसका जो केंद्र था, इसका मुख्यालय की बात करें हम, हेडक्वार्टर मगध या पाटलिपुत्र में हुआ करता था। मगध और पाटलिपुत्र, है ना, मगध और पाटलिपुत्र में हुआ करता था। और जो है प्रशासन की सभी जो शक्तियां थी, प्रशासन की सभी शक्तियां यहीं थी, है ना, यहीं मौजूद थी, यहीं यहीं मौजूद थी। प्रशासन की जितनी भी जो सारी शक्ति थी वो यहीं पर केंद्रित थी या मौजूद थी, जो भी हम लिखना चाहें। और नौकरशाही भी यहीं पर थी, है ना, संपूर्ण नौकरशाही यहीं थी, संपूर्ण नौकरशाही यहीं पर थी। ठीक है, मतलब प्रमुख प्रमुख जो बड़े जो नौकर थे वो सारे यहीं पर काम कर रहे थे, है ना। सारी नौकरशाही और जो प्रशासन की शक्तियां थी वो सब यहाँ पर ही थे। ठीक है, तो बस शासक वगैरह सब यहीं बैठते थे। नंबर 2 की बात कर लें हम, एक नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे हम बात करें कोड भाग। कोड भाग जो था, कोड भाग ये एक ऐसे क्षेत्र थे, है ना, ऐसे क्षेत्र जो राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे, है ना, राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे। ठीक है, ऐसे भाग जो राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे, ऐसे केंद्र, ऐसे क्षेत्र जो राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे। जैसे हमने अभी नाम लिए, जैसे अवंती है ना, अवंती है, आंध्रा है, कलिंग है ना, कलिंग है, गांधार है ना, गांधार है, और सौराष्ट्र है आदि। ठीक है, और ये जो केंद्र थे ये व्यापारिक और वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, अभी उद्योग शायद मैंने बोला था, उद्योग पे तो आप मत जाना। ठीक है, वैसे तो उद्योग भारत में स्थापित हो चुका है, मतलब वस्त्र उद्योग वगैरह, इनकी बात हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही करते हैं,
है ना। लेकिन ये जो केंद्र थे इनके अनुसार व्यापारिक व वाणिज्यिक केंद्र थे, किसके अनुसार, रोमिला थापर के अनुसार, ठीक है। ये व्यापारिक व वाणिज्यिक केंद्र थे, ये व्यापारिक व वाणिज्यिक केंद्र थे, ठीक है। ये व्यापारिक व वाणिज्यिक केंद्र थे, ठीक है। बात तीसरे बिंदु पर हम जाएं तो इसमें हम बात करेंगे परिधीय केंद्र की बात करते हैं, परिधीय केंद्र, ठीक है। परिधीय केंद्र तो इसमें तो है जनजातीय व आदिवासी क्षेत्र आते थे, है ना। जनजातीय व आदिवासीय क्षेत्र आते थे जिनका न तो विकास हुआ था, और न ही इनके संसाधनों का दोहन हुआ था, और न ही इनके संसाधनों का दोहन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से रोमिला थापर मौर्य प्रशासन को त्रिस्तरीय बताती है, और तीनों स्तर हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। आप इसको बढ़िया से समझ जाना। और सबसे पावरफुल जो होता था वो नाभि केंद्र होता था, सबसे कम जो होता था परिधीय केंद्र होता था, ठीक है। ये अभी राज्य के रूप में विकसित हो रहे थे, इनका तो विकास हुआ ही नहीं था अभी, है ना, परिधीय केंद्र वालों का, और ना ही इनके संसाधनों का दोहन हुआ था, कोई ध्यान ही नहीं देता था। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर थी, ठीक है। अब हम अगले विशेषता की बात करते हैं, विशेषता नंबर 5। हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो, है ना। विशेषता नंबर 5 को हम पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन जो था वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, है ना। सप्तांग सिद्धांत की बात हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मनुस्मृति और महाभारत में भी सप्तांग सिद्धांत का जिक्र हमको मिलता है ना। राज्य के 7 अंग होते हैं, ऐसा जो मानते हैं वो या ऐसा माना जाने वाला जो सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत कहलाता है ना। 7 अंग में राजा आता है और उसके मंत्री आते हैं, फिर जो भूमि है, राज्य जो क्षेत्र है वो आता है ना, और दुर्ग आता है, कोष आता है, और सेना आती है, मित्र आता है। ये शायद 7 हो ही गए होंगे, अभी हम लिख लेंगे एक एक को। तो चलो मैं पहले 5 विशेषता, अगली जो विशेषता है उसके हम जिक्र करते हैं यहाँ पे, कि मौर्य प्रशासन या मौर्य राज्य मौर्य राज्य में सप्तांग सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली थी, है ना। मौर्य राज्य में सप्तांग सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली थी, ठीक है। मौर्य राज्य में सप्तांग सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली थी। दरअसल जो सप्तांग सिद्धांत है इसका जिक्र जो हमको मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भी जैसा कि मैंने बताया उसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 6000 शायद उसमें मंत्र हैं, है ना। तो जो छठा अधिकरण है उसको हम मंडल योनि बोलते हैं, और मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत का जिक्र हमको मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको उल्लेख, इसका उल्लेख कहाँ है, उल्लेख है अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण, जिसको बोलते हैं मंडल योनि, इसको मंडल योनि बोलते हैं, 6वें अधिकरण में, ठीक है, 6वें अधिकरण में है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और प्रत्येक अंग को यहाँ पर प्रकृति कहा गया है ना।
प्रत्येक अंग को, राज्य के अंग हैं ये, सप्तांग मतलब राज्य के अंग, प्रत्येक अंग को प्रकृति कहा गया है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, 7 अंगों की तो बात हम यहाँ पे करेंगे ही, लेकिन 8वां अंग भी यहाँ पे बताया गया है। 8वां अंग है ना, राज्य का 8वां अंग कौन को बताया है? शत्रु को जो है राज्य का 8वां अंग बताया गया है। ठीक है। जो राज्य का 8वां अंग है वो कौन है? शत्रु है। ठीक है, ऐसा मानना है कौटिल्य का। तो एक बात और मैं लिख देता हूँ, सप्तांग सिद्धांत का जिक्र हमको मनुस्मृति और महाभारत में भी मिलता है। और महाभारत में इसके 7 अंगों को मानव के शरीर के अंगों से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। क्या लिखेंगे कि सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख, या मैं लिख दूँ इसका उल्लेख मनुस्मृति व महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना। और एक बात ये ध्यान रखना कि महाभारत क्या बता रहा था मैं अभी, हाँ, महाभारत में इन सातों अंगों का जो उल्लेख हुआ है वो मानव शरीर के अंगों के रूप में हुआ है ना। महाभारत में इसका उल्लेख मानव शरीर के अंगों के नाम से हुआ है ना। ये बात आप अभी मैं समझाता हूँ इसको, क्या टंटा है इसका। ठीक है, जैसे राजा है, राजा देखो, राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं उनका जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं, सप्तांगों का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सप्तांग क्या क्या हैं? सप्तांग, ठीक है, सप्तांगों की मैं बात करूं तो यहाँ पे विद्यार्थियों 1 नंबर पे हो जाएगा राजा, है ना। दूसरे नंबर पे हो जाएगा अमात्य मतलब इसके मंत्री जो हैं, मंत्री वगैरह वो हैं, है ना, अमात्य। नंबर 3 पे राजा अमात्य भूमि, राजा अमात्य भूमि, है ना। फिर दुर्ग, है ना, राजा अमात्य भूमि दुर्ग। दुर्ग के बाद में आ जाएगा कोस, राजकोष, है ना। कोस में शायद ये आएगा या कोस ये वाला आएगा, आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, है ना। कोस ये नहीं आएगा, यही ठीक है, कोस, है ना। 1 2 3 4 5 कोस, सेना और मित्र, है ना। दुर्ग, कोस, सेना की जगह बल भी लिखा मिल सकता है, और एक हो जाएगा मित्र। ठीक है, मित्र। तो ये नाम हमको मिलते हैं, ये राज्य के 7 अंग हैं। ठीक है, राज्य के क्या हैं ये? 7 अंग हैं। इसको अमात्य या आमात्य भी लिखा मिल सकता है आपको, आमात्य। ठीक है, आमात्य। राजा को माना है, राजा को महाभारत में किस नाम से? सिरोभाग के, कि ये सिर है ना। क्या है? सिर है। शरीर रूपी राज्य का अंग राजा को सिर माना है ना। मान लो संपूर्ण राज्य एक शरीर है, तो राजा उसका सिर कहलाएगा, है ना। राजा क्या कहलाएगा? सिर कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने मंत्रियों को जो है, मंत्री को नेत्र की उपाधि दी, है ना। भूमि को जो है, भूमि को उपाधि दी है पैरों की, है ना। भूमि क्या है? पैर हैं। और दुर्ग जो है, दुर्गों को दी है उपाधि यहाँ पे, दुर्गों को उपाधि दी भुजा की, है ना। दुर्ग क्या है? दुर्ग की उपाधि दी है भुजा की। और दुर्ग भुजा है। कोस जो है, दुर्ग भुजा कोस है सुख की, सुख वैभव का प्रतीक है ना। कोस सुख का, वैभव का है। जैसे मैं राजा को मैं बात करूं सिरोभाग,
राजा क्या है? सिरोभाग है ना। ऐसे मंत्री है आंख, है ना। मंत्री क्या है? आंख। भूमि है पैर, भूमि है पैर। दुर्ग क्या है? दुर्ग है भुजा, है ना, भुजा। कोस क्या है? कोस है मतलब खुशी की उपाधि, खुशी, खुशी की उपाधि दी गई है एक तरीके से ना, खुशी, है ना, खुश रहना। और सेना या बल और मित्र, इन दोनों की बात और की गई है। इनकी बात की गई है। मित्र को तो कान कहा है ना, मित्र को कान की उपाधि दी गई है। और मित्र कान है। और सेना को क्या माना है? मित्र का तो हम लिखे मित्र को कान, और सेना का भी देखिए याद आता है, इसको माना है कान, है ना। और देखो शिरोभाग, आंख, पैर, भुजा, इसको खुशी माना है। और सेना या बल को मस्तिष्क माना है ना, सेना या बल को मस्तिष्क माना है, ठीक है। मस्तिष्क, मस्तिष्क माना है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। भारद्वाज एक जो ऋषि थे, ये जो नाम मिलते हैं ना, ये पूरे नाम, ये नाम, ये महाभारत के अनुसार है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, महाभारत के अनुसार, है ना, महाभारत के अनुसार हैं ये। और ये जो 7 नाम मिले हैं, ये हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार, ये नाम मिलते हैं महाभारत के अनुसार। भारद्वाज एक ऋषि हुए थे, भारद्वाज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ने अमात्य को, अमात्य को या मंत्री पर, ये जो है ना मंत्री, इसको सर्वाधिक महत्व का माना था, यानी कि 1 नंबर पे माना था। अमात्य को सर्वाधिक महत्व का माना था, ठीक है, सर्वाधिक महत्व का माना था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अलग से ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि भारद्वाज ने अमात्य को सर्वाधिक महत्व का माना था, ठीक है। तो ये साप्तांग सिद्धांत आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये इसी क्रम से है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये क्रम से लिखा है मैंने, ठीक है। और 8वें नंबर पे एक नाम और मिलता है, 8वें नंबर पे 8वां अंग जो माना जाता है, किसको माना गया है? 8वां अंग शत्रु को माना गया है ना, शत्रु को 8वां अंग माना गया है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थी प्यारे साथियों मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं की हमने बात की। और अब हम आगे केंद्रीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन में जो सम्राट होता था उसकी बात करेंगे, अमात्य की बात करेंगे, ये सप्तांग सिद्धांतों की बात करेंगे, और हम सारी बात और डिटेल में आगे करने वाले हैं, ठीक है। ये राजा यानी सम्राट की बात करेंगे, अमात्य की बात करेंगे, दुर्ग को, सेना बगल, सब की बात करेंगे। सैन्य प्रशासन का हमने बात किया ही है कि सैन्य प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, और फिर हम इनको गजब तरीके से उतारना, बढ़िया बेहतरीन नोट्स बनाना, और इसके साथ में आप पिछले साल के पेपरों को हल करना। और पिछले साल के पेपरों में यदि कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखाया हो, गलती से छूट गया हो, तो उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर देना, ताकि आपको फिर किसी भी प्रकार से जो है अन्य कोई पुस्तक देखने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, है ना। वैसे तो नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये नोट्स तैयार किए हैं, बहुत पेन घिसाए हैं, बहुत सारे रजिस्टर भरे हैं, तब जाके ये कंटेंट तैयार हो पाता है। और फिर इसको पढ़ पाना, पूरा याद कर पाना, और फिर यहाँ पे आके बोलना, लिखना, पहले मैं बोलता हूँ, फिर पूरा लिखता हूँ, फिर तुरंत मिटाता हूँ, और फिर अगली क्लास तैयार करने में जुट जाता हूँ, फिर वहाँ पे पेन घिसाता हूँ, फिर उसको याद करता हूँ, फिर वापस यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर मिटाता हूँ। आप मेरी मेहनत का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं विद्यार्थियों। और इस मेहनत के बदले में बस आपसे यही कहता हूँ कि आप कमेंट कर दिया करें। मैंने कभी आपसे बहुत अधिक नहीं कहा है, एक आधा बार कि मैं छोड़ दूँ कि चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कभी नहीं कहा है। आपको उचित लगे तो आप शेयर कर देना, आपको उचित लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको उचित लगे तो आप कमेंट कर देना। कमेंट करने की जोरी मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे ये लगता है कि आप चाहे 5 विद्यार्थी ही देखें मेरी क्लासों को, पर कम से कम रेगुलर देखें आप। 5 विद्यार्थी खूब हैं,
मुझे मेले की आवश्यकता नहीं है, अच्छा होना चाहिए, बस विद्यार्थी अच्छे होने चाहिए, 1 2 5 इतने भी काफ़ी हैं। और केवल मैं ये दिखा दूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं साहब, क्या होगा उससे? आप लोगों का रिजल्ट ही मेरा परिणाम है। एक टीचर तो यही चाहता है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ और मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। यूट्यूबर बनता तो मैं अब तक करीब 250 क्लास डाल चुका हूँ, 240 के समथिंग क्लास हो चुकी हैं। लेकिन मैंने फालतू के वीडियो नहीं डाले, सारे टोटल वीडियो जो है वो इतिहास को समर्पित हैं। वरना मैं इधर उधर के डाल के और उन पे इतने सारे व्यूज आते हैं, क्या लोगों को फालतू के नखरे चाहिए? मेरी वीडियोस पे हम देख रहे हैं ना, 40-50 लोग देख पाते हैं उसको, ठीक है। और उसमें भी मुझे नहीं पता कितने लोग कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन इतने से तो देख ही लेते हैं, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि हमारा यूट्यूब स्टूडियो है वो भी पूरा डिटेल दे देता है कि कौन सा वीडियो कब कितने बजे और कितना देखा गया है, तो उसके हिसाब से अंदाज़ा लग जाता है। बाकी तो खैर व्यूज़, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिन पे हज़ारों में भी आए हैं, कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पे 200 से ऊपर गए हैं, 500 से ऊपर गए हैं। तो इतने लोग तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन क्लिक थ्रो वाले हैं, क्लिक किया चेक किया छोड़ दिया, क्लिक किया चेक किया छोड़ दिया, जिनको पढ़ना नहीं है बस केवल क्लिक करके छोड़ देते हैं, ऐसे लोग तो हैं। लेकिन कंटिन्यू देखने वाले 40-50 लोग हैं जो बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। कुछ लोग नोट्स नहीं बना रहे, बस वैसे ही काम चला रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्लासों को, ठीक है। तो आप लगे रहिए बढ़िया से, और आपको उचित लगे तो हाँ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझना। लेकिन कि कोई बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है लगातार, तो हमारा भी कुछ हक बनता है। बाकी पॉपुलर होना होता मुझे, तो मैं यूट्यूब तो चलाता और वैसे फालतू के वीडियोस ला ला के यूट्यूब मतलब मेहनत कर लेता। 10 मिनट की वीडियो में भी व्यूज़ उतने ही उसमें ज़्यादा आते हैं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो को लोग पूरा देख लेते हैं, 1 घंटे को देखते ही कैंसिल कर देते हैं लोग, है ना, आम आदमी। और इसको तो केवल कंपटीशन एग्जाम वाले ही देखेंगे। और एक सामान्य सा वीडियो बना दिया, उसको प्रत्येक बंदा देखेगा, छोटा हो बड़ा हो, जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं वो भी देख लेगा। लेकिन यहाँ पे तो थंबनेल देख के ही और वो साइड में हो जाएगा कि ये तो शिक्षा से संबंधित है, हम क्या करेंगे जाके, है ना। और यूट्यूब पे 80% लोग केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, मात्र 20% ही शिक्षा के लिए जाते हैं। 20% में भी इतिहास का मामला कितना सा होगा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी क्लास को कितनी कम लोग देख रहे हैं। और फालतू के वीडियोस में डालता, वहाँ पे मेहनत भी कम होती और वो ज़्यादा भी देखा जाता, है ना। लेकिन मुझे एक यूट्यूबर नहीं, एक शिक्षक बनना है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ना। केंद्रीय प्रशासन की हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में हम सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है सम्राट का। तो सम्राट की कुछ विशेषताओं को हम पढ़ के और आज की क्लास को हम यहीं पे पूरी करेंगे, ठीक है। सम्राट जो होता था, यहाँ पे जो राजा होते थे, उन्होंने कभी भी अपने को दैवीय सिद्धांत से नहीं जोड़ा, है ना। यानी अपने आप को देवता घोषित नहीं किया, ठीक है, या देवता का मीडिएटर घोषित नहीं किया। हाँ, इन्होंने देवनाम प्रिय और प्रियदसी जैसी उपाधियां अशोक और दशरथ ने जरूर धारण की थी, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि देवताओं के प्रतिनिधि नहीं बताया स्वयं को। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, बस अपने आप को देवताओं का प्रिय बताया, है ना। तो हम यहाँ पे सम्राट की एक विशेषता तो ये दे सकते हैं कि इन्होंने राजत्व सिद्धांत जो था वो नहीं अपनाया, है ना। दैवीय उत्पत्ति का, राजत्व सिद्धांत में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं अपनाया था। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये होता है कि राजा जो है खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है जमीन पर, और इस धरती पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको यदि उस परमात्मा से मिलना है तो वो उस राजा के माध्यम से ही वहाँ पे मिल सकते हैं। राजा जो है बिचौलिया है, मीडिएटर है, किसके बीच का? ईश्वर और लोगों के बीच का। ऐसा जो सिद्धांत माना जाता है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है ना। कि देवताओं ने हमें उत्पन्न किया है, शासक वर्ग ये मानते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, कि देवताओं ने हमें यहाँ धरती पर उत्पन्न करके धरती पर इसलिए भेजा है कि हम उनके मीडिएटर के रूप में काम करें और आम जनता हमारी बात को माने, है ना। तो ऐसा सिद्धांत मौर्यों ने नहीं अपनाया था, कहने का मतलब, ठीक है। तो मौर्य सम्राट दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, मगर
खुद को देवताओं का प्रिय जरूर बताता था, ठीक है। जैसा कि इनकी उपाधि मिलती है देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है, एक उपाधि तो ये। दूसरा, चक्रवर्ती जैसी उपाधियों का जिक्र वैसे मिलता जरूर है। चक्रवर्ती क्या होती है, राजाओं के ऊपर राज्य करने वाली जो गद्दी होती है, भूप चकई वही कौशल राव, है ना। तो रामायण में लिखा मिलता है भूप चकई वही कौशल राव। जो कौशल राज्य का जो प्रशासन था वो चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती था, है ना। यानी कि जो कौशल राज्य वही रामायण वाला राम का जो राज्य था वो चक्रवर्ती राज्य था। लेकिन देखो भाइयों के बीच में क्या अगाध प्रेम था भरत और राम के बीच में कि वो ठोकर खाता हुआ डोला था चक्रवर्ती साम्राज्य भी, है ना। तो चक्रवर्ती उपाधि यहाँ पे इनकी मिलती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अशोक को और इनको सॉरी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा की जो तुलना की है, वहाँ पे नाम तो उसने नहीं दिया, लेकिन राजा की तुलना जो की है वो इंद्र व यम देवता के समान की है ना। तो ये तीन बातें हमको प्रमुख रूप से यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो राजा होता था वैसे वो होता निरंकुश था, सर्वशक्तिमान होता था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का मुखिया होता था। उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो लगभग उसका ज्येष्ठ पुत्र ही होता था, है ना। ऐसे कोई निश्चित नियम तो नहीं था, मगर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा राजा की जो दिनचर्या होती थी, सम्राट की जो दिनचर्या होती थी वो बड़ी ही कठोर होती थी। 3 भागों में उसने अपने संपूर्ण दिन को बांट रखा था, जिसमें 8 घंटे तो विश्राम करता, 8 घंटे आम जनता की सुनता था और 8 घंटे तक वो जनता की समस्याओं का समाधान करता था, ठीक है। तो ये सारी बातें सम्राट की विशेषताओं में आएंगी। मैं एक एक करके विशेषताओं को लिख देता हूँ और फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता सम्राट में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि सम्राट या राजा राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। राजत्व के दैवीय सिद्धांत क्या होता है मैं बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं। दैवीय सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। मगर स्वयं को देवताओं का प्रिय जरूर कहता था। स्वयं को देवताओं का प्रिय, जैसा कि किसने कहा था, एक तो अशोक की उपाधि मिलती है और एक दशरथ की उपाधि मिलती है, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, है ना। देवताओं का प्रिय जरूर कहता था, ठीक है। देवताओं का प्रिय जरूर कहता था। तो एक बात तो हमको ये मिलती है। दूसरी बात हम इसमें लिखें तो अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती जैसी उपाधि भी मिलती है, ठीक है, जैसी उपाधि भी मिलती है। बात 3 हम लिखें तो अर्थशास्त्र में राजा की तुलना, है ना। अर्थशास्त्र में राजा की तुलना इंद्र व यम के साथ की गई है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगली विशेषता हम करें, 4 नंबर में डाल देता हूं इसमें। 4 नंबर पे हम करेंगे कि देखो देवताओं का प्रिय जरूर ये कहते थे, है ना। ये बात हम यहाँ पे हो गई। अगली हम करेंगे कि सम्राट जो होता था वो निरंकुश
सर्वशक्तिमान होता था, है ना। सम्राट निरंकुश, यानी कि उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, निरंकुश, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान क्यों? सर्वशक्तिमान इसलिए कि कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका। सरकार की तीन शक्तियां प्रमुख रूप में, तीन स्तंभ ये होते हैं। का प्रधान, का जो प्रधान होता था, हेड जो होता था, वो सम्राट ही होता था। का प्रधान सम्राट होता था, है ना, सम्राट होता था, ठीक है। तो सर्वशक्तिमान होता था, है ना, होता था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजा का उत्तराधिकारी, राजा के उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था, मगर सामान्यतः, मगर सामान्यतः, मगर सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता था, मगर सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता था, ठीक है। मगर सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता था। एक और बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि सम्राट की जो दिनचर्या थी बड़ी ही कठोर थी, है ना। सम्राट की दिनचर्या, सम्राट की दिनचर्या बड़ी कठोर थी, बड़ी कठोर थी, है ना। कैसे? 3 भागों में उसने अपने जीवन को बांट रखा था। 8 घंटे तो वो करता था आराम, है ना, 8 घंटे तो विश्राम करता था, है ना। 8 घंटे जनता की सुनता था, जनता की सुनना, और 8 घंटे समस्या समाधान में देना, है ना। समस्या समाधान, ठीक है। 8 घंटे तक समस्या समाधान। इस प्रकार से 3 भागों में और अपने जीवन को बांट रखा था। सोचिए कितना, 8 8 8 में बांटना और उसको रोज रेगुलेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लें। और विद्यार्थियों, आज की क्लास का टाइम हो रहा है। अब हम यहाँ से आगे जो केंद्रीय प्रशासन में अमात्य वगैरह ये होंगे उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।